नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया भी था कि भारतीय वायुसेना स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल को राफेल एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेटेड करना चाहती है और ऐसा करके भारत मेक इन इंडिया हथियारों का एक बड़ा बाजार खोलने को भी तैयार है। दरअसल दोस्तों ग्रीस भी राफेल फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करता है और वो भारत निर्मित मिसाइल को राफेल एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेटेड करना चाहता है। यही नहीं, इसके अलावा ग्रीस की नजर 300 किलोमीटर रेंज वाली रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल पर भी है, जिसका हाल ही में सुखोई 30 MKI से टेस्ट किया गया है। यानी कि दोस्तों बात यहाँ पर साफ हो जाती है कि भारत निर्मित हथियारों के लिए एक बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट तैयार होगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात और ये है कि जो पश्चिमी मिसाइलें हैं वो काफी महंगी होती है। ऐसे में भारत एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑफर इनको देगा और साथ ही साथ इन मिसाइलों की जो घातकता और सटीकता है वो भी विश्वसनीय है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि DRDO एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसकी 2 इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं, जिसमें कि पहली ER-SAM है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है और दूसरी है XR-SAM जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है। दोस्तों अब कहा जा रहा है कि इसमें तीसरी मिसाइल भी जुड़ने वाली है, जो कि भारत के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के आधार पर होगी और इसकी क्षमता एरियल टारगेट्स को एंगेज करने की होगी। खास करके फाइटर जेट्स को ये 400 किलोमीटर की रेंज पर एंगेज कर सकती है। यही नहीं दोस्तों, इस नई मिसाइल की एक लिमिटेड क्षमता भी होगी, जो कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल को एंगेज कर सकती है और ये भारत के लिए एक और डिफेंस लेयर बनेगी दुश्मनों के खिलाफ। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारत और अर्जेंटीना तेजस मार्क 1 फाइटर जेट की डील के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब खबर यह आई है कि जो अमेरिकी सरकार है वो डेनमार्क को उनके पुराने 24 F-16 फाइटर जेट को अर्जेंटीना को बेचने के लिए कह सकती है। और आप सब जानते हैं कि हाल ही में अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर भारत यात्रा पर आए थे और जहां उन्होंने तेजस मार्क 1 फाइटर जेट में जो 16 यानी कि 16 ब्रिटिश कंपोनेंट्स है उन्हें बदलने का मुद्दा उठाया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारत ने भी अर्जेंटीना को ऑफर किया है कि वो ब्रिटिश ओरिजिन वाले जो कंपोनेंट्स है उन्हें स्वदेशी कंपोनेंट से बदलेगी, लेकिन इसके लिए अर्जेंटीना को इस एयरक्राफ्ट में होने वाले बदलाव के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत ने कल्याणी TC-20 ट्रक माउंटेड 155 mm/39 कैलिबर अल्ट्रा लाइट हाउसर को आर्मीनिया को एक्सपोर्ट किया है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि TC-20 का भारतीय सेना पहले ही टेस्ट कर चुकी है और 2022 में इसके ऑर्डर दे दिए गए थे और इनकी डिलीवरी 3 साल में पूरी होगी। और यही नहीं, इसके अलावा आर्मीनिया दोस्तों भारत का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बन जाएगा AT-AGS की डिलीवरी लेने वाला 2024 से। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत ने लद्दाख के मंडल थांग फायरिंग रेंज को एक्टिव कर दिया है, जहां भारतीय सेना हाई ट्रेजेक्टरी फायरिंग प्रैक्टिस कर सकती है, ताकि भारतीय सेना के जो ट्रूप्स हैं उनकी कॉम्बैट स्किल्स को बढ़ाया जा सके और यहां पर भारत एडवांस हथियारों का भी टेस्ट कर सकता है, वो भी कंट्रोल कंडीशन में। और ये दोस्तों भारत के लिए लद्दाख रेंज में रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण भी है और भारत ने यहाँ के लिए नोटम जारी किया है नो फ्लाइंग जोन के लिए, ताकि भारतीय सेना अपनी आर्टिलरी स्किल्स को मजबूत कर सके। ऐसा करने से भारत की जो आर्टिलरी क्षमता है और साथ ही साथ प्रिसीजन स्ट्राइक जो क्षमता है वो बढ़ेगी, ताकि भारत पहाड़ी इलाकों में दुश्मनों की पोजीशन को आसानी से तबाह कर सकेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने जापान के टोक्यो में इंटरनेशनल ड्रोन एग्जीबिशन में हिस्सा लिया है और यहाँ पर कंपनी ने अपने ऑटोनोमस UAV स्वाम को प्रदर्शित किया है, जिसमें कि एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि रियल टाइम डिसीजन मेकिंग लेने में मदद करेगा। साथ ही ये डायनेमिक और अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन को भी अडेप्ट कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत ने केमिकल ऑक्सीजन आयोडीन लेजर टेक्नोलॉजी की जबरदस्त क्षमता का इस्तेमाल करते हुए एयरबॉर्न डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम का विकास शुरू कर दिया है। यह अत्याधुनिक लेजर तकनीक भारत की मिसाइल रक्षा प्रणाली में क्रांति लाने का वादा करती है, जो कि आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने और उन्हें खत्म करने का एक शक्तिशाली साधन पेश करती है। दरअसल जो कॉइल है वो एक अत्याधुनिक लेजर प्रणाली और एक जबरदस्त सिद्धांत पर काम करती है, जो लाइट की उच्च ऊर्जा किरण को उत्पन्न करने के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया का इस्तेमाल करती है। और ये शक्तिशाली लेजर बीम अपने महत्वपूर्ण बूस्ट चरण के दौरान यानी कि बूस्ट फेज के दौरान काफी दूरी से बैलिस्टिक मिसाइलों को बेअसर करने की क्षमता रखती है। और दोस्तों भारत अपना खुद का एयरबॉर्न लेजर टेस्ट बेड यानी कि ATLB को भी तैयार कर रहा है और भारत का लक्ष्य दुश्मन के मिसाइल खतरों का मुकाबला करने में डायरेक्टेड एनर्जी हथियारों का इस्तेमाल करना है। दोस्तों एयरबॉर्न लेजर टेस्ट बेड में एक कमर्शियल विमान में संशोधन किया जाएगा और ये दोस्तों टेक्नोलॉजी के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा,
दोस्तों और इस हाई एनर्जी लेजर वेपन को इस एयरक्राफ्ट के नोज टरेट में फिट किया जाएगा, जो कि मिसाइल ट्रैकिंग और अवरोधन के लिए इस एयरक्राफ्ट को जरूरी चपलता और बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करेगा। दोस्तों केमिकल ऑक्सीजन आयोडीन लेजर की एक तीव्र और कोहेरेंट बीम उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन और आयोडीन से युक्त एक रासायनिक प्रतिक्रिया का उपयोग करती है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ अत्यधिक विनाशकारी क्षमता का दावा करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रतन इंडिया एंटरप्राइजेस की सहायक कंपनी थर्टल एरोस्पेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना को अपना निम्बल आई माइक्रो यूएवी देकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें कि ये जो निम्बल आई माइक्रो यूएवी है, ये 2017 से विकास में है और 2018 के अंत में इसने अपनी सफल उड़ान पूरी की और भारतीय सेना ने तुरंत इस माइक्रो यूएवी की क्षमता को पहचान लिया और इसकी 2 यूनिटों का ऑर्डर दे दिया। निम्बल आई यूएवी 2023 में भारतीय सेना को सौंपे गए थे। इनका इस्तेमाल खुफिया निगरानी और टोही ऑपरेशन में किया जा सकता है। दोस्तों निम्बल आई ये एक निम्बल मल्टी रोटर इलेक्ट्रिक पावर्ड यूएवी है, जो कि नागरिक और सैन्य भूमिकाओं में गेम चेंजर साबित होगा। इसका इस्तेमाल सीमा पर निगरानी और आपदा प्रबंधन से लेकर जंगल की आग तक की भी निगरानी करना है। और निम्बल आई का जो इनोवेटिव डिजाइन है, उसमें 4 डिटैचेबल आर्म्स हैं और हर लैंडिंग लेग हाउसिंग इलेक्ट्रिक मोटर से लैस है, जो कि फिक्स्ड पिच 2 ब्लेड प्रोपेलर को पावर प्रदान करता है, जिससे कि ये यूएवी वर्टिकल टेक ऑफ आसानी से कर सकता है। इस माइक्रो यूएवी के निर्माण में लाइट कंपोजिट का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि हल्के कंपोजिट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अधिकतम 2 किलोग्राम के टेक ऑफ वजन के साथ 0.5 किलोग्राम के पेलोड ले जाने की क्षमता रखता है। और अपने कॉम्पैक्ट साइज के बावजूद निम्बल आई 5 किलोमीटर की कम्युनिकेशन रेंज और 30 मिनट के एंड्योरेंस के साथ जबरदस्त प्रदर्शन कर सकता है। ये 12 मीटर पर सेकंड तक की हवा की गति को सहन कर सकता है और अलग अलग मौसम स्थितियों में ये ऑपरेट किया जा सकता है। निम्बल आई पैकेज में एक हैंड हेल्ड कंट्रोलर और एक डिस्प्ले स्क्रीन शामिल है, जो कि इसे आसानी से पोर्टेबल और सुलभ बनाती है। हाथ से लॉन्च किए जाने वाले इस यूएवी को आसानी से हाथ से भी रिकवर किया जा सकता है। ये वास्तविक समय में वीडियो ट्रांसमिशन प्रदान करता है, जिससे कि रियल टाइम में निर्णय लेने और खुफिया जानकारी एकत्रित करने में मदद मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत अब पूरी तरीके से अपनी क्षमताओं के साथ तैयार हो चुका है। दोस्तों पूर्वी नौसेना कमांड भारतीय नौसेना की 3 कमांडीय स्तरीय संरचनाओं में से एक है, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में स्थित है, जो कि भारत के पूर्वी तट पर एक नौसैनिक केंद्र है। और अब कहा जा रहा है कि आईएनएस विक्रांत पूर्वी नौसेना कमांड के अंतर्गत आएगा। विशाखापत्तनम आईएनएस विक्रांत के लिए एक नया घरेलू आधार होगा। और दोस्तों पश्चिमी नौसेना कमान आईएनएस विक्रमादित्य विमान वाहक पोत को ऑपरेट करती है और पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय भारत के समुद्री केंद्र मुंबई में स्थित है और ये पश्चिम की तरफ अरब सागर और हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में नौसेना बलों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि डीआरडीओ के उस रंग मिजाजी साइंटिस्ट को लेकर आ रही है, जिसने की काफी सारी जानकारी पाकिस्तान को लीक करी है। और अब इस बारे में एक और नया खुलासा हुआ है। दोस्तों गिरफ्तार वैज्ञानिक प्रदीप के मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने एक और बड़ा खुलासा किया है। डीआरडीओ जासूसी मामले की जांच कर रही एटीएस ने कहा है कि वैज्ञानिक प्रदीप ने पाकिस्तानी एजेंट से ये कहा था कि वो व्यक्तिगत तौर पर उससे मिलकर उसे ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट की अत्यधिक जो क्लासिफाइड रिपोर्ट है उसे दिखाएगा। प्रदीप को दोस्तों एटीएस ने हनी ट्रैप के मामले में 3 मई को गिरफ्तार किया था। अब लगातार कड़ाई से जब पूछताछ हो रही है तो नए नए खुलासे अब प्रदीप की तरफ से किए जा रहे हैं। एटीएस ने कहा कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव ने व्हाट्सएप पर प्रदीप से संपर्क किया था, जिसके बाद धीरे धीरे इन दोनों की नजदीकियां बढ़ गई और बाकायदा इन्होंने काफी क्लासिफाइड जानकारी पाकिस्तान को भेज दी है। दरअसल दोस्तों कहा जा रहा है कि जब पाकिस्तानी महिला ने ब्रह्मोस के बारे में प्रदीप से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सभी ब्रह्मोस वर्जन पर लगभग 186 A4 साइज की जो शुरुआती डिजाइन रिपोर्ट्स हैं वो मौजूद है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उस रिपोर्ट को व्हाट्सएप पर नहीं भेज सकता हूँ और ना ही मेल कर सकता हूँ, ये काफी क्लासिफाइड है। मैं इसको ट्रेस करूंगा और इसे तैयार रखूंगा और जब आप यहाँ आएंगी तो कोशिश करूंगा कि आपको रिपोर्ट दिखाऊं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों किस तरीके से लंगोट के ढीले मतलब इस तरीके के जो लोग होते हैं जो गलत आचरण के चक्कर में देश की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा देते हैं, इनके बारे में क्या कहना है और किस किस को चुने और किस किस पर नजर रखें। कोई 20-30 साल का लड़का हो तो उस पर नजर रखी जा सकती है, लेकिन 60 वर्ष पर पहुंचने वाले इस वैज्ञानिक पर कौन कैसे भरोसा कर सकता था कि ये भी इस तरीके की हरकतें करेगा और देश की सुरक्षा को दांव पर लगाएगा। आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना ने एक और औपनिवेशिक विरासत को खत्म कर दिया है। भारतीय नौसेना ने अपने सभी कर्मियों को लाठी ले जाने की प्रथा को तत्काल प्रभाव से खत्म करने का ऐलान कर दिया है।
भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने इस मामले में कहा कि अमृतकाल में बदली हुई नौसेना में औपनिवेशिक विरासत की अब कोई जगह नहीं है। साथ ही नौसेना के बदलाव के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि समय बीतने के साथ नौसैनिक कर्मियों के द्वारा डंडे ले जाना एक आदर्श बन गया था। डंडों को पकड़कर गर्म किए जाने वाले अधिकार या फिर पावर पॉट का प्रतीकवाद एक औपनिवेशिक विरासत है, जिसे अब भारतीय नौसेना ने बाहर कर दिया। अब सभी कर्मियों के द्वारा लाठी ले जाना तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है। इसके तहत अब हर यूनिट के लिए संगठन के प्रमुख के कार्यालय में एक औपचारिक बटन रखना अनिवार्य होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इसरो अब सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स को ले जाने वाले भारतीय रॉकेट की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि रॉकेटिंग मिशन 2023 में इसरो का यह तीसरा वाणिज्यिक मिशन होने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी 30 जुलाई को 6:30 बजे अपने PSLV का इस्तेमाल करके सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाली है। रॉकेट पहले लॉन्च पैड से उड़ान भरेगा और ये मिशन अगर सफल हो जाता है तो इसरो 1999 से अब तक 36 देशों के 431 विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुका होगा। और इसरो ने दोस्तों इस साल 2 सफल वाणिज्यिक प्रक्षेपण भी किए हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इसरो अब अपने हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर चुकी है, जिसे कि HAVA यानी कि हवा कहा जा सकता है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन जी ने खुलासा किया है कि अंतरिक्ष एजेंसी हवा फैसिलिटी के परीक्षण में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है और इसकी आधिकारिक घोषणा जल्द होने वाली है। हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग व्हीकल इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जा सकता है, जो कि पारंपरिक जेट इंजनों की तरह ईंधन जलाने के लिए वायुमंडल से हवा का उपयोग करते हैं। ये वाहन विस्तारित अवधि के लिए अविश्वसनीय वेग से उड़ते हैं और ये सुपरसोनिक स्पीड से भी परे गति प्राप्त करने में सक्षम है। हालांकि अंतरिक्ष यात्रा के लिए एयर ब्रीथिंग इंजन की अवधारणा भी प्रतिकूल लग सकती है, लेकिन इसरो अब इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है। हाइपरसोनिक रॉकेट दोस्तों हवा इसरो की सीमाओं को आगे बढ़ाने और नई सीमाओं की खोज करने के निरंतर प्रयास का प्रमाण है। दोस्तों, इसरो के महेंद्रगिरी सुविधा में हवा इंजन का परीक्षण करने का मुख्य केंद्र है, जिसमें कि अत्याधुनिक हाइपरसोनिक परीक्षण सुविधा है। ये परीक्षण इंजन के प्रदर्शन को सत्यापित और दुरुस्त करेंगे, जिससे कि यह सुनिश्चित होगा कि यह हाइपरसोनिक उड़ान की कठोर आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।